नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले और दोस्तों इस क्लास में हम जीके, जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूं दोस्तों कि अनअकैडमी पर डेली मेरी क्लासेस चल रही है, जिसमें हम एमपी जीके को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, साथ ही एमपी जीके और स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस वहां पर कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पर जाकर राघव तोमर सर्च करना, वहां पर मेरी प्रोफाइल आपको दिखेगी, तो उसको फॉलो कर लेना और डेली लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनाई गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, जो आपकी किरण बेदी जी थी, किरण बेदी जी को भारत की प्रथम महिला आईपीएस के रूप में चुना गया था। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो याद रखना है दोस्तों, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है, तो सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें पहली बार जो महिला न्यायाधीश बनी थी उनका नाम है एम फातिमा बीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। यहां पर एक चीज पर आप गौर करना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की गई है, ना कि मुख्य न्यायाधीश की। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो एम फातिमा बीबी जी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यह आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे चुना गया था। तो याद रखना है दोस्तों, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में चुने गए थे, यह आपको याद रखना है। अगला, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर पूछे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, तो आप सभी को याद है दोस्तों कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। अब दो तीन इंपोर्टेंट चीजें आपको ये आप बता दूं कि दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद एक और इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यह उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया गया था, या उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। दो इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और एक और इंपोर्टेंट पॉइंट कि भारत के प्रथम, चलो ये आगे का क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लेंगे। अगला, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो आप सभी जानते हो कि इंदिरा गांधी जी तो जो थी, ये भारत में पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी, इंदिरा गांधी जी। अगला, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे। तो याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद में चुना गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक और इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो संविधान में स्थायी अध्यक्ष बने थे, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। दूसरी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि जो संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 में हुई थी। इसमें आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने क्या प्राप्त किया, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का आज जो नाम आपको देखने को मिलता है इंडिया, ये इंडिया नाम कहां से आया। तो याद रखना है दोस्तों,
अगर हम बात करें तो जो आर्य लोग आए थे, ये जो आर्य लोग आए थे ये कौन सी नदी के आसपास बसे थे, तो ये सिंधु नदी के आसपास आपको बसते हुए दिखाई देंगे। अब सिंधु नदी को उस टाइम पर इंग्लिश में अगर देखें तो सिंधु नदी को कहा जाता था इंडस रिवर, और इसी इंडस से नाम निकलकर आपका क्या आया, तो इसी इंडस से नाम निकलकर आया इंडिया। तो याद रखना है जो सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द का इंडस से नाम निकलकर आया आपका इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो याद रखना है दोस्तों भारत के पहले जो वायसराय बनाए गए थे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो लोकसभा है इस लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो याद रखना है जीवी मावलंकर साहब जो थे, जीवी मावलंकर साहब को लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और दोस्तों याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी आयु आपकी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु एक व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना है आपके शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यकृत। यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और याद रखना है दोस्तों यकृत कौन से रस का स्त्रावन करता है, तो ये पित्त रस का स्त्रावन यकृत के द्वारा किया जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो ये विटामिन ए है, ये विटामिन ए का संचय कहां पर होता है, तो विटामिन ए का संचय भी कहां पर होता है, यकृत में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मनुष्य है इस मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कहां पर होता है। देखो आपका जो पूरा शरीर चल रहा है, पूरे शरीर में जो भी कार्य कर रहे हो ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें कि आप में जो ऐच्छिक गतियां है, ऐच्छिक गतियों से मतलब आप में जो अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं, सोचने समझने पढ़ने लिखने का जितना भी काम है, ये ऐच्छिक गतियां किसके द्वारा होती है, तो ये सेरिब्रम के द्वारा होती है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिब्रम के द्वारा आपकी ऐच्छिक गतियां होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान कहां पर नियंत्रण होता है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो मस्तिष्क है ना, आपके मस्तिष्क का एक भाग आपको याद रखना है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और जो दोस्तों ये हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या काम करता है, तो ये आपके जो शरीर है इस शरीर का जो तापमान है, इस तापमान को कौन नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो टाइलिन नामक एंजाइम आपकी लार में पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये आपकी मुख गुहा में होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसका पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत आपको एनर्जी प्रदान करता है। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है, तो याद रखना है जिस क्रिया के द्वारा मनुष्य श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है उस क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, उस क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो याद रखना है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये 120/80 mmHg होता है। कितना mmHg होता है, ये आपको याद रखना है 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली का नाम क्या है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें ना तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है इसमें टोटल 3 झिल्लियां होती है। पहली झिल्ली आपकी डी, दूसरी ए और तीसरी पी। D4 क्या होता है, तो D4 आता आपका ड्यूरामीटर, जो कि सबसे भारी झिल्ली कौन सी है, ड्यूरामीटर। फिर A4 क्या होता है, तो A4 होता है एरेक्नोइड। एरेक्नोइड आपका क्या होता है, तो एरेक्नोइड होता है आपका A4। और P4 क्या होता है, तो P4 होता है पायामेटर। तो ये 3 झिल्लियां आपकी पाई जाती है मस्तिष्क में, जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है, तो याद रखना है जो इंसुलिन नामक हार्मोन से, ये इंसुलिन हार्मोन से क्या करता है, तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। अगर मान लो आपके शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो गई तो आपके शरीर में ग्लूकोज या शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी। और शक्कर की मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ जाएगी तो आप सभी जानते हो कि आपके शरीर में मधुमेह या शुगर की बीमारी हो सकती है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस हार्मोन की कमी से
आपको शुगर की बीमारी होती है तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से शुगर की बीमारी होती है। अगला, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सियोकाइट्स कहा जाता है। सियोकाइट्स कहते हैं छाया में पनपने वाले पौधों को। इंपोर्टेंट है। अगला, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, कभी भी आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ऐसी अवस्था को कहते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपर मतलब बढ़ना और हाइपो मतलब कम होना। ठीक है। अगला, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार पौधों की जो पत्तियां होती है उन पर आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। छोटे छोटे छिद्र मतलब छोटी छोटी ओस की बूंदे जैसी दिखाई देती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। जब पौधों में ज्यादा जल हो जाता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा वो बाहर निकालते हैं। और बाहर भी कैसे निकालते हैं? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वो जल बाहर निकलता है। अगला, हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया? तो याद रखना है, जो हार्मोन्स शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये बेलिस और स्टारलिंग के द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि हार्मोन्स शब्द किसने दिया? बेलिस और स्टारलिंग ने दिया। अगर दोस्तों अरस्तु की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान के जनक भी किसे कहते हैं, तो अरस्तु साहब को कहते हैं। दोनों आपको याद रखना है। अगला, जीव विज्ञान का शब्द प्रयोग, जीव विज्ञान नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखना है, जो जीव विज्ञान शब्द है ये सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविनेस के द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। लेकिन जीव विज्ञान के जो जनक है दोस्तों ये अरस्तु साहब है। अरस्तु साहब है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु साहब है। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखना है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाती है थियोफ्रेट्स साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो फाइकोलॉजी है इस फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन हो रहा है? तो शैवाल का अध्ययन में क्या, सॉरी, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कवक का अध्ययन किसमें होता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है और फाइकोलॉजी आपका शैवाल का अध्ययन कहलाता है। अगला, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। याद रखना है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों? तो झाड़ियों का जो अध्ययन कहलाता है, ये झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है, एग्रो मतलब घास और एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो नाम से स्पष्ट है, जो घास का अध्ययन होता है इस घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो याद रखना है दोस्तों, जो जीवाणु की खोज की गई ये सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई जीवाणु की खोज। और एक और इंपोर्टेंट दोस्तों कि जो ल्यूवेनहॉक है ना, इस ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो आप सभी जानते हो कि सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या होनी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे कि जो राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति के लिए जो उम्र चाहिए वो कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो राज्यपाल की उम्र भी आपकी कितनी चाहिए? तो ये चाहिए ये भी कितनी चाहिए? तो ये भी 35 वर्ष चाहिए। और अगर आपको मुख्य न्यायाधीश बनना है तो इसके लिए भी उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। यहां से सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला, नीति आयोग कब बनाई गई? तो याद रखना है दोस्तों, जो नीति आयोग का गठन किया गया ये 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन होते, तो जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री होते वो ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते। अगर आपसे पूछे
कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और याद रखना है दोस्तों, ये जो नीति आयोग है ना, इस नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किसे बनाया, तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो कांग्रेस है इस कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम साहब जो है ये कांग्रेस के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों, हीरालाल जे कानिया साहब जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रथम बार चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो जो व्यक्ति भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनता है उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है, लेकिन अगर बीच में उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो तो उनको यहाँ पर रिटायरमेंट मिल जाता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आपको याद रखना है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है, तो याद रखना है भारत के अगर हम बात करें तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है, तो संविधान के भाग 5 में आपको संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था इसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और इसके सबसे पहले न्यायाधीश किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड एलिजा एम्फे को बनाया गया था। ये आप सभी जानते हो, एलिजा एम्फे को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो आप सभी जानते हो कि जो भारत के संविधान का भाग 4 है, भारत के संविधान का जो भाग 4 है, इस भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और भाग 4 में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, संविधान के व्याख्याकार या संरक्षक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का व्याख्याकार है। और संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला, अब यहां पर कुछ अनुच्छेद है जो आपको पढ़ना है, तो पहले क्लियर करवा देता हूं दोस्तों। जो संविधान का भाग 1 है, इस संविधान के भाग 1 में टोटल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारत है उस भारत का नाम इंडिया और भारत 2 होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में भारत के कितने औपचारिक नाम है, तो 2, एक तो भारत और एक इंडिया। उसके बाद अनुच्छेद 1 में लिखा है राज्य क्षेत्र, मतलब इसी में यह बताया गया कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर संविधान के अनुच्छेद 2 में यह लिखा गया है कि नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, मतलब नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना करनी है, तो यह अनुच्छेद 2 में लिखा गया। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया, तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन, ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाएगा। कोई भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, घटाना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो यह अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाएगा। और 4 में यह लिखा हुआ दोस्तों कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन के तहत नहीं किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 4 के तहत किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अगर भारत में राज्य की स्थापना करनी है, भारत में नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन करना है किसी भी राज्य की, तो उसमें संविधान संशोधन नहीं होगा, उसको आर्टिकल 4 के तहत डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चारों आर्टिकल आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे ये कहना है कि अनअकैडमी पर मेरी डेली क्लास हो रही है, तो लाइव क्लास जरूर देखना ना भूलें। वहां पर आपको मूल्यांकन होता है कि कितने क्वेश्चन आप सही लगा रहे हो, तो पोल में आपको पता चलता है राइट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।